a type of virus. Malware नहीं, malware is not a type of virus. Virus is a type of malware. Okay. देखो सिंपली malware का जो नाम है, malware मतलब क्या, malicious सॉफ्टवेयर। ठीक है, दो टर्म्स को मिला दो तो मिल गया malware। malware सिंपली मतलब कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर, कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो कुछ नुकसान पहुंचाता है किसी सिस्टम को। ठीक है, वायरस भी एक तरह का malware होता है। कई सारे अलग अलग टाइप होते हैं malware के। ठीक है, मैं बताता हूँ, वायरस उनमें से एक है। एक सेकेंड, अब ये देखो, यहाँ पे सिंपली malware की ये डेफिनेशन है, malware इज malicious सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो अगर कहीं malware टर्म सुन रहे हो और नहीं याद आ रहा कि इसका क्या मीनिंग है, सिंपली malicious सॉफ्टवेयर, उसके जो वर्ड है उसी के अंदर है। और क्या करता है, वो किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा रहा है सिस्टम को। ठीक है, हो सकता है कि malware के थ्रू सामने वाला, मतलब जिसने भी malware बनाया है, ठीक है, जो क्रिएटर है malware का, हो सकता है वो आपके सिस्टम को कंट्रोल भी कर पाए उसके थ्रू। तो malware के थ्रू हैक होते हैं सिस्टम्स, है ना। और ये भी है कि सारे मालवेयर इस तरह की चीज़ नहीं करेंगे, मतलब सारे मालवेयर ऐसा नहीं करेंगे कि आपका जो सिस्टम है उसका कंट्रोल किसी और को दे रहे हैं, लेकिन कुछ मालवेयर ऐसा करते हैं। अभी जब मैं बताऊंगा कि हम टाइप्स देखेंगे ना, जब टाइप्स ऑफ मालवेयर, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगी ये चीज़। तो यहाँ अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे मालवेयर दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स के नाम से दिया हुआ है। तो एक तो जो आप कह रहे थे वायरस, राइट, वायरस बहुत कॉमन है, सबने सुना हुआ है वायरस के बारे में, है ना। बचपन से सुनते आ रहे, वायरस से इन्फेक्ट हो गया सिस्टम, या फ़ोन में वायरस आ गया। तो वायरस भी एक तरह का मैलवेयर है, ये नहीं कि सिर्फ वायरस ही होता है मैलवेयर में, और बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है, जो यहाँ पे देख रहे हो, प्लस एक दो और भी हैं इसके अलावा। तो वायरस क्या होता है कि आपका जो सिस्टम है उसको इन्फेक्ट करता है, और किसी ना किसी फाइल के साथ कहीं ना कहीं वो अपने आप को अटैच कर लेता है। जैसे बायोलॉजिकल वायरस होता है, उसी तरह से सिमिलरली ये वायरस भी आपको किसी ना किसी फाइल से अटैच हो जाता है। और जब आप उस फाइल को चलाते हो, जब वो चलती है फाइल, तब ये वायरस काम करता है अपना। हो सकता है कि वो कुछ फाइल करप्ट कर रहा है सिस्टम की, हो सकता है वो अपनी कॉपीज बना रहा है। तो अब वही है, वायरस भी बहुत तरह के हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कौन से पर्टिकुलर वायरस की हम लोग बात कर रहे हैं। एक सेकंड, एक दूसरा यहाँ पे आप टर्म देख रहे होंगे, जो जो है वर्म्स। ठीक है, इससे ये सुना है कभी, वर्म क्या होता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ मालवेयर? सर नाम सुना है, बाकी डेफिनेशन नहीं। अच्छा, ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं क्या होता है। देखो, वर्म्स का क्या मीनिंग होता है कि वो, उनका मेन पर्पस होता है कि जितनी जल्दी से जल्दी वो और सिस्टम्स को इन्फेक्ट कर सकें एक सिस्टम से। लेकिन इस तरीके की फंक्शनैलिटी काफ़ी वायरसेस भी करते हैं। डिफरेंस यहाँ पे ये है कि वर्म को आपके इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वायरस तो क्या है, तभी काम करेगा जब वो जिस भी फाइल से अटैच्ड है आप उस फाइल को चलाओगे, या वो फाइल कहीं सिस्टम में यूज़ होगी उसको, या हो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल है तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो उस फाइल को यूज़ कर रहा है, तब वो वायरस चलेगा। लेकिन वर्म्स के साथ ऐसा नहीं होता। वर्म्स के में क्या होता है कि आपके सिस्टम में अगर आ गया वर्म, मान लो कहीं से आपने डाउनलोड किया उसमें आ गया, या हो सकता है किसी से कोई फाइल आपने ली उसमें आया, किसी से पेन ड्राइव से कुछ लिया, या किसी की हार्ड डिस्क से कोई फाइल ली, तो वहां से आ सकता है। एक बार आपके सिस्टम में आ गया, अब जरूरी नहीं है कि आप उसके साथ इंटरेक्ट करो, लेकिन वो अपने आप को स्प्रेड करने की कोशिश करता रहेगा। हो सकता है वो देखे कि आपके सिस्टम पे
मतलब आपका सिस्टम जिस नेटवर्क पे है उस पे और डिवाइसेस तक फैलने की कोशिश करेगा वो, या आप कोई भी उसमें डिवाइस लगाओगे अपने सिस्टम में, कोई भी पेन ड्राइव लगाओगे, कुछ भी कनेक्ट करोगे तो उसमें जाने की कोशिश करेगा वो। तो वर्म और वायरस में मेन फर्क ये होता है कि वायरस को इंटरेक्शन चाहिए, ह्यूमन इंटरेक्शन चाहिए, मतलब ह्यूमन इंटरेक्शन जरूरी नहीं है, वायरस को ये चाहिए कि जिस फाइल से वो अटैच्ड है वो चले सिस्टम में। और वर्म के लिए ऐसा कुछ नहीं है, वर्म अपने आप ही फैलता रहता है। ये डिफरेंस क्लियर हो गया दोनों के बीच? यस सर। ओके, कहीं डाउट आ रहा है तो बिल्कुल पूछ लिया करो, ठीक है, बिल्कुल इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। ओके, तो ये क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। और एक टर्म जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो वो है ट्रोजन हॉर्स। अच्छा, ये सुना है एक नाम कभी ट्रोजन हॉर्स का, कि क्या होता है ट्रोजन हॉर्स? तो यस सर, एक मिलीशियस टाइप का सॉफ्टवेयर होता है जो अपने को वैसे लगता तो जेन्यून है, और मतलब लगता जेन्यून है, लेकिन वो अपनी सिस्टम की इंफॉर्मेशन शेयर करता रहेगा। लगता ही है कि कुछ और सॉफ्टवेयर है लेकिन काम कुछ और करता हाँ। है ना? तो मतलब बेसिकली मैलवेयर ही होता है ट्रोजन हॉर्स भी। आपको लगेगा कि कोई एक्चुअल सॉफ्टवेयर है, मान लो कि कोई एप्लीकेशन है या कोई गेम है जो आपने डाउनलोड किया, आपको लगेगा कि ये तो नॉर्मल, बस जो मेरे को लग रहा है वही है। लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, अगर वो ट्रोजन हॉर्स है तो साथ साथ में वो कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा रहा है सिस्टम को। जरूरी नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन चुरा के किसी से शेयर कर रहा है, बट कुछ ना कुछ तरह से वो नुकसान पहुंचा रहा है। हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हो जैसा कि आपने कहा, या हो सकता है कि जो है आपके सिस्टम की कोई फाइल करप्ट करने की कोशिश कर रहा हो, आपके सिस्टम में किसी और को कंट्रोल देने की कोशिश कर रहा हो। कई सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन ट्रोजन हॉर्स का मेन ये है कि आपको देखने में लगेगा नहीं कि ये कुछ नुकसान कर रहा है, पर एक्चुअल में वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है वहां पे आपके सिस्टम पे। मेन जो प्रॉपर्टी होती है ट्रोजन हॉर्स की वो यही होती है कि वो नुकसान करता है, बट ऐसा लगता नहीं है कि ये नुकसान कर रहा है। तो आपको उसको, अगर ट्रोजन हॉर्स ऐसी कोई फाइल मिलती है आपको, तो देख के पता नहीं लगा सकते कि हाँ ये फाइल गड़बड़ है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक टर्म है यहाँ पे सर स्ट्रोजन ट्रोजन बैक। हॉर्स इज अ काइंड ऑफ पिसिंग। सब ट्रोजन हॉर्स को पिसिंग की तरह कैटेगराइज कर सकते हैं या नहीं? किसकी तरह? सर जैसे पिसिंग वेबसाइट्स होती पिसिंग करते हैं ना। फिशिंग? यस सर। फिशिंग तो उसमें आपको ट्रोजन हॉर्स से उसको कैसे रिलेट कर रहे हो? सर फिशिंग में भी हम क्या करते हैं कि सेम सेम दिखाई देता है बट डिफरेंट होता है। सर सिमिलरली ट्रोजन में भी वैसा ही है कि आप उसको जेन्युइन समझते हैं बट वो डिफरेंट होता है। वो चीज कह रहे हो? तो हाँ, वहां पे वो कंसेप्ट सिमिलर है, बट ट्रोजन हॉर्स क्या एक्चुअली मालवेयर है, कोई फाइल है जो काम कर रही है आपके सिस्टम पे। फिशिंग एक टेक्निक है। ठीक है, तो ट्रोजन हॉर्स और फिशिंग, ये बात आपकी ठीक है कि लगता कुछ और है, हो कुछ और रहा होता है दोनों में। ठीक है, दैट इज करेक्ट। लेकिन इसके अलावा और कोई रिलेशन नहीं है। ओके सर। ठीक है, मालवेयर मालवेयर अपनी जगह है और वो फिशिंग टेक्निक वो अपनी जगह है। वो तो एक, फिशिंग तो उस टेक्निक का नाम है, फिशिंग कोई पर्टिकुलर फाइल टाइप नहीं है। ट्रोजन हॉर्स तो क्या, एक पर्टिकुलर मालवेयर है, एक पर्टिकुलर टाइप की फाइल है। ठीक है, तो दोनों को जिस तरह से तुमने रिलेट किया कि हाँ दिखता कुछ और है लेकिन करता कुछ और है, वो ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो वहाँ पे। पर इससे ज़्यादा कोई रिलेशन नहीं है दोनों के बीच। फिशिंग भी अभी आगे हम लोग कवर करेंगे कोर्स में। ठीक है, तो ट्रोजन हॉर्स की बात हो रही थी, उसके बाद आता है बैकडोर। अच्छा, बैकडोर का मीनिंग जानते हो क्या? सर बैकडोर मीन किसी सिस्टम में एक वनरेबल पॉइंट बना देना कि कोई अटैकर उसको नेक्स्ट टाइम उसको यूज कर सके, सिंपली अटैक तो करने के लिए। बार बार आप एक्सेस कर सको सिस्टम को। हाँ, उस बैकडोर के थ्रू।
हाँ उस बैकडोर के थ्रू, बिल्कुल ठीक है। तो बैकडोर का मीनिंग वो होता है कि आप बैकडोर, कभी कभी क्या होता है जैसे जो ये होती है ना प्रोग्राम्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर होते हैं, कभी कभी जो डेवलपर होता है वो खुद से एक बैकडोर छोड़ता है अपनी एप्लीकेशन में, ताकि उस बैकडोर के थ्रू ही अगर कुछ चेंजेस करना है, कुछ अपडेट करना है, तो उस बैकडोर के थ्रू ही हो जाए ऑनलाइन विदाउट यूजर इंटरेक्शन, तो यूजर्स को कुछ अलग से करना ना पड़े। अब ये बैकडोर मैलिशियस काम के लिए नहीं होता, क्योंकि तो खुद डेवलपर है वो अपनी एप्लीकेशन को इसलिए बैकडोर डाल रहा है ताकि वो उसको फिक्स कर सके अगर कोई इशू है बाद में। लेकिन अटैकर्स भी इसका यूज़ कर सकते हैं अगर अटैकर्स को मिल जाता है बैकडोर। या कभी कभी क्या होता है, जो हैकर होते हैं एक्चुअल जो प्रॉपर सॉफ्टवेयर है उसके अंदर बैकडोर डाल के वो बैकडोर वाला वर्जन अपलोड कर देते हैं सॉफ्टवेयर की ओरिजिनल वेबसाइट पे। तो क्या है, जो भी वहाँ से डाउनलोड करेगा यूज़र, उसके सिस्टम में भी वो बैकडोर वाला वर्जन आ जाएगा सॉफ्टवेयर का। और वो बैकडोर इस तरह से होता है कि ये हैकर कभी भी उसको एक्सेस कर सकता है जिस भी सिस्टम में वो बैकडोर है। तो इस तरह से भी बैकडोर फैलाते हैं हैकर्स कभी कभी। ठीक है, ये क्लियर है बैकडोर क्या होता है? यस सर। ओके। फिर है रूट किट। अच्छा, रूट किट तो रूट किट इज़ अ वेरी सीरियस टाइप ऑफ मालवेयर। मतलब चलो सीरियस मालवेयर तो खैर सीरियस होता ही है, कुछ ना कुछ नुकसान कर रहा है तो डेफिनेटली बच के रहना ही है उससे। और रूट किट और ज़्यादा खतरनाक होता है, क्यों? क्योंकि इसको पता लगाना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है। और रूट किट ये क्या करते हैं, कभी कभी अपने आप को जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके कर्नल के अंदर डाल लेंगे, उसका जो कोर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का उसके अंदर डाल लेती हैं रूट किट अपने आप को। अब डिटेक्ट करके दिखाओ कैसे करोगे। और जिसने भी वो बनाई है वो वाली रूट किट, वो आपके सिस्टम को एडमिनिस्ट्रेटर लेवल की उस पर प्रिविलेजेस मिल जाती हैं, एक्सेस कर सकता है आपके सिस्टम को और फिर जो भी चाहे वो काम करेगा वहाँ पे। फिर आता है स्पाईवेयर। अच्छा, स्पाईवेयर का मीनिंग होता है कि कोई भी ऐसा मैलवेयर जो आपके सिस्टम पे स्पाई कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सिस्टम से लेके वो अटैकर को दे रहा है। हो सकता है कि वो आपका जो कीबोर्ड में टाइप कर रहे हो वो सब रिकॉर्ड कर रहा हो, उसको की लॉगर भी कहते हैं उस तरह के स्पाईवेयर को, कि आपने कीबोर्ड में जो जो टाइप किया वो सारा रिकॉर्ड हो जाएगा और जो भी अटैकर है उसको दिख जाएगा कि क्या टाइप हुआ है। तो हो सकता है आप कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हो, बैंक डिटेल्स कुछ डाले आपने या किसी अकाउंट का पासवर्ड डाला है लॉगिन करने के लिए, तो वो सारा रिकॉर्ड हो जाएगा और जो अटैकर है उसको देख पाएगा उस चीज़ को। तो ये तो एक तरह का स्पाईवेयर है, और भी कई चीज़ें कर सकता है स्पाईवेयर। हो सकता है आपका जो सिस्टम है उसका वेबकैम ऑन करके रख दे, जो जो भी आप कर रहे हो वो लाइव अटैकर देख सकता है, या माइक ऑन कर सकता है, वो भी सेम जो भी साउंड है, जो भी आप बोल रहे हो, जो भी कर रहे हो वो सुन पाएगा। या हो सकता है कि आपकी स्क्रीन देख रहा हो वो लाइव, जो भी आप काम कर रहे हो अपने सिस्टम पे वो पता चल जाएगा अटैकर को। स्पाईवेयर का मतलब है कोई भी ऐसा मालवेयर जो आपकी इंफॉर्मेशन चुरा के किसी हैकर को दे रहा है। और कई बार क्या होता है, अपन जो ये मालवेयर देखते हैं अलग अलग तरह के, अब ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर मालवेयर इन्फेक्शन है तो उसमें एक टाइप का ही मालवेयर हो गया। मतलब अब जैसे ट्रोजन हॉर्स है, ठीक है, मान लो मैंने एज एन अटैकर ट्रोजन हॉर्स डाला किसी के सिस्टम में, तो वो ट्रोजन हॉर्स स्पाईवेयर भी हो सकता है। मतलब ट्रोजन हॉर्स का मीनिंग क्या है कि सिंपली कर कुछ और रहा है, दिख कुछ और रहा है, तो वो दिखेगा कि एज अ लेजिटिमेट एप्लीकेशन है, एक्चुअल प्रोग्राम है वो, लेकिन एक्चुअली क्या कर रहा होगा, हो सकता है वो आपका सिस्टम का डेटा चुरा के किसी और को दे रहा है, जो उस समय आपने सिचुएशन बताई थी। तो कई ये मालवेयर की क्लासिफिकेशंस जो हैं डिपेंडिंग ऑन कैसे काम कर रहा है, एक मालवेयर अलग अलग कैटेगरीज में आ सकता है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है रैंसमवेयर। अच्छा, रैंसमवेयर की मैं एंड में बात करता हूँ, थोड़ा ये ज़्यादा आजकल ज़्यादा पॉपुलर है, इसको अलग से सेपरेट डिस्कशन करते हैं इस पर, पहले बाकी सब निपटा देते हैं। ओके, एक है बॉटनेट, यहाँ पे टर्म यूज हुई है, इससे फेमिलियर हो आप लोग? यस सर। बॉटनेट क्या है, क्या होता है? सर एक हेडर होता है
वो क्या करता है सर, बहुत सारे कंप्यूटर्स वगैरह को अपने अंदर ले लेता है, फिर वो कंप्यूटर एक वायरस की तरह करते हैं हेडर के अंदर। किसके अंदर? एक हेडर होता है, हेडर के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स को वो ले लेता है, बहुत सारे सिस्टम्स को अपने अंदर ले लेता है, फिर वो हेडर्स यानी रोबोट की तरह वर्क करते हैं और वही वायरस स्प्रेड करते हैं। बेसिकली जो आप कह रहे हो ठीक है, बट यूजली वो वायरस स्प्रेड करने के लिए नहीं काम आते, वो काम आते हैं अटैक करने के टाइम पे। यस। जैसे होता क्या है देखो, अब लोगों को आदत होती है, इवन हम में से भी ज़्यादातर लोगों को आदत होती है, कहीं ना कुछ ऐसा हम करते हैं कि पायरेटेड डाउनलोड कर लिया, कोई मूवी हो गई या कोई गेम हो गया, कुछ सॉफ्टवेयर हो गया। अब पायरेटेड है तो ऐसा तो है नहीं कि जिसने डाला है वो एकदम अच्छे इंटेंशन से डाल रहा है, हो सकता है उसने उसमें मालवेयर डाला हो। यूजुअली जो है इन्फेक्शंस इस वजह से भी काफ़ी स्प्रेड होते हैं कि लोग पायरेटेड सामान डाउनलोड करते हैं काफ़ी। अब एक जो है बॉटनेट फैलाने के जो तरीका है वो यही होता है कि जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर अपलोड करते हैं वो मालवेयर डाल देते हैं अपने सॉफ्टवेयर के साथ। तो जब आप डाउनलोड करोगे, चलाओगे अपने सिस्टम पे, तो आपका सिस्टम इन्फेक्ट हो जाएगा, और उसके जो बॉटनेट है, जो मालवेयर इसने बनाया है, उसका जो बॉटनेट है उसमें ऐड हो जाएगा आपका सिस्टम। बॉट नेट मतलब बॉट नेटवर्क, आपका सिस्टम बॉट बन जाएगा उसके लिए, वो कंट्रोल कर पाएगा रिमोटली आपके सिस्टम को। और इस तरह से जब एक नेटवर्क बन जाता है इनके पास, जब बॉट नेट बन जाता है अटैकर्स के पास, तो क्या करते हैं, कोई भी तरह का इनको साइबर अटैक करना होता है तो वो बॉटनेट के थ्रू करते हैं, वो खुद नहीं करते, वो आपके सिस्टम से करवाएंगे और जितने सिस्टम उनके नेटवर्क में उनके कंट्रोल में उससे करवाएंगे, ताकि वो खुद ना पकड़े जाएं। इसलिए मैलवेयर जो है उसका, मैलवेयर मालवेयर जो भी बोलना है, उससे बचाने का बेस्ट तरीका ये है कि क्या डाउनलोड कर रहे हो, कहाँ से डाउनलोड कर रहे हो, कौन सी वेबसाइट पे जा रहे हो, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब वही होता है कि ज़्यादातर लोग लालच के चक्कर में पायरेटेड डाउनलोड कर लेते हैं सामान काफ़ी सारा, कहीं ना कहीं से वायरस आ जाता है, फिर इन्फेक्ट हो जाता है सिस्टम। और काफ़ी केसेस में तो ऐसा है, जैसे मान लो वायरस आ गया, वायरस तो क्या है, यूजली परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है सिस्टम की, तो वो तो पता चल जाता है। लेकिन अगर कोई स्पाईवेयर है आपके सिस्टम में, या बॉटनेट है, या रूटकिट है, तो काफ़ी केसेस में तो आपको पता चलेगा भी नहीं कि आपके सिस्टम पे इस तरह का कुछ काम कर रहा है। इसलिए ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है। ये बॉटनेट क्लियर हुआ क्या होता है? यस सर। ओके। फिर आता है एडवेयर। अच्छा, एडवेयर मतलब कि आजकल आपने देखा होगा साइट्स पे काफ़ी जगह, ऑल ओवर द इंटरनेट, हर जगह ये है कि कहीं भी जाओ एड्स ही एड्स भरे हुए हैं। देखी होगी ये चीज़, नोटिस किया होगा, यस सर, पॉपअप एड्स। यस सर। है ना, पॉपअप एड्स, हर तरह की एड्स, मतलब पॉपअप एड्स जो एम्बेडेड हैं वेब पेज में, उस तरह की एड्स, तरह तरह की एड्स आजकल पूरे इंटरनेट पर हर जगह छाई हुई हैं। अब कई बार क्या होता है कि जो अटैकर्स हैं वो इन वेबसाइट्स को नहीं, ये जो एड नेटवर्क्स हैं इनको कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, तो इनके थ्रू फिर मैलवेयर स्प्रेड होता है। जैसे मान लो कोई बड़ा सा एड नेटवर्क है, जैसे गूगल का अपना एडसेंस है। अब मैं नहीं कह रहा गूगल को इन्फेक्ट करना आसान है, मैं जैसे एज एन एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि उस तरह का अगर कोई एड नेटवर्क है, अगर उसको ये लोग क्या बोलते हैं, इन्फेक्ट कर पाते हैं अटैकर्स, तो उसके थ्रू फिर ये लोग मैलवेयर फैलाएंगे। मतलब आप पेजेस खोलोगे जहाँ पे एड्स होंगी बहुत सारी, वो जैसे ही पेज खोला, वहाँ पे आपके सिस्टम में मैलवेयर इन्फेक्शन आ जाएगा। तो एड्स भी काफ़ी दिक्कत वाली चीज़ है। लेकिन ये एडवेयर नहीं है, ये क्या है, मैलवेयर डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका।
कई बार इसमें लोगों को कंफ्यूजन आता है। एडवेयर क्या होता है? ऐसा सॉफ्टवेयर जो आप डाउनलोड करोगे तो आपको एड्स ही एड्स दिखाएगा, वो होता है एडवेयर। ये एडवेयर इज नॉट एग्जैक्टली समथिंग दैट इज स्प्रेड थ्रू एड्स। एडवेयर इज सॉफ्टवेयर दैट शोज यू अ लॉट ऑफ एड्स। वो मतलब जैसे अगर मैं रूटकिट की बात करूं या बैकडोर की बात करूं, तो इन मैलवेयर जितना डेंजरस नहीं होता एडवेयर, लेकिन दैट इज ऑल्सो प्रिटी सीरियस इशू। ठीक है, कंफ्यूज मत होना इस चीज में कि जो एड्स के थ्रू मैलवेयर आ रहा है उसको एडवेयर कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ मैंने देखा ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं एक चीज पहले क्लियर कर दूं। एडवेयर मतलब ऐसा मैलवेयर जो, मैं टेक्निकली तो इसको मैलवेयर भी नहीं कहेंगे, बट फिर भी क्योंकि ये जो काम है वो अनइंटेंडेड है, हमें चाहिए नहीं इस तरह की चीज, इसलिए मैलवेयर की कैटेगरी में डाला हुआ है। ऐसा सॉफ्टवेयर जो बहुत सारी एड्स दिखाता है आपको, अनवांटेड एड्स हर तरह की, जो पॉपअप एड्स की बात हो रही थी ना। कई बार ऐसा यूजली मैंने एडवेयर उन सिचुएशंस में देखा है जहां आप कुछ डाउनलोड कर रहे हो, कोई टूल डाउनलोड कर रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हो, जैसे उसको इंस्टॉल करने की कोशिश की, उसके इंस्टॉलर में एक ऑप्शन आता है कि ये सेपरेट सॉफ्टवेयर भी आपको डाउनलोड करना है क्या। वो अगर आपने ध्यान नहीं दिया, उसकी इंस्टॉलेशन होने दी, तो वो फिर एडवेयर बन जाता है। हजारों तरह के एड्स, पॉपअप एड्स, फिर उसको निकालने बैठो। इसलिए क्या डाउनलोड कर रहे हो, क्या इंस्टॉल कर रहे हो, इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फिर आता है नेक्स्ट क्रिप्टर, यहाँ पे लिखा, अच्छा क्रिप्टर इज नॉट मैलवेयर। क्रिप्टर इज सिंपली एक ऐसा टूल जो मैलवेयर को पैक करने के लिए होता है, पैक एज इन कंप्रेस करने के लिए होता है उसको, ताकि डिटेक्ट ना कर पाए एंटीवायरस सिस्टम्स। उसको कहते हैं क्रिप्टर। पैक पैक करने के लिए, सॉरी एनक्रिप्ट करने के लिए होता है ताकि डिटेक्ट ना कर पाए। पैकर होता है जिसकी बात कर रहा था, कंप्रेस वाला। क्रिप्टर इज जो आपके मैलवेयर को एनक्रिप्ट करता है ताकि एंटीवायरस इंजन उसको ना डिटेक्ट कर पाए। मान लो आपने एज अ हैकर, अगर आप सोचो आपको मैलवेयर स्प्रेड करना है, कैसे कर सकते हो? ईमेल के थ्रू किसी वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हो, ठीक है, लोगों को लिंक्स दे सकते हो उस चीज़ के, कई तरीके हैं आपके पास। लेकिन क्या होता है आजकल जो ईमेल सिस्टम है, जैसे जीमेल हो गया, याहू हो गया, इन सब के पास अपने अपने डिटेक्शन इंजन है। तो अगर आपने ईमेल भेजा जो मेलिशियस है, तो वो आपको कहेगा कि ये अटैचमेंट डाउनलोड मत करो। तो इस तरह से एक तो इनके मेल्स और इन सारे सिस्टम्स के अपने एंटीवायरस होते हैं, प्लस आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम में भी तो कुछ ना कुछ डाला ही होगा। अगर चाहे आप विंडोज डिफेंडर ही क्यों नहीं यूज कर रहे हो, कुछ ना कुछ एंटीवायरस तो काम कर ही रहा है। तो इससे बचने के लिए क्रिप्टर्स और पैकर्स यूज होते हैं। क्रिप्टर एनक्रिप्ट करता है उसको, पैकर कंप्रेस करता है आपके मैलवेयर को। अच्छा, अब आते हैं रैंसमवेयर पे। रैंसमवेयर से फेमिलियर हो आप तो? यस सर। क्या होता है रैंसमवेयर? सर ऐसे सॉफ्टवेयर वगैरह जो फिरौती मांगते हैं, मतलब कोई काम कर दिया फिर उसके बदले फिरौती मांगते हैं। फिर फिरौती मांगते हैं, बिल्कुल। और काम क्या करती है यूजली, वो क्या करते हैं यूजली, क्या रैंसमवेयर करता है यही है, आपके सिस्टम में अगर आ गया रैंसमवेयर, वो क्या करेगा, आपकी जितनी भी फाइल्स हैं, जितना भी डेटा है, उसको एनक्रिप्ट कर देगा। तो जितना भी डेटा है आपका सारा, वो एनक्रिप्ट करके फिर वो रैंसमवेयर आपको क्या कहेगा कि मुझे, मतलब जो भी उसका क्रिएटर है उसने कुछ ना कुछ मैसेज डिस्प्ले करवाया होगा अपने रैंसमवेयर में, और वो इस तरह से कहेगा कि मुझे पैसे दो, और अगर पैसे नहीं दोगे तो आपको डेटा वापस नहीं मिलेगा आपका। तो जैसे कि तुम कह रहे थे, फिरौती मांगता है, एग्जैक्टली। वो ऐसे है ना कि मतलब उसने तुम्हारा डेटा किडनैप कर लिया और छोड़ेगा नहीं जब तक पैसे नहीं दोगे। तो वो होता है रैंसमवेयर। और आजकल, आज की डेट में अगर देखा जाए, तो बाकी सारे मैलवेयर से ज़्यादा रैंसमवेयर ही फैला रहे हैं हैकर्स। सबसे कॉमन जो मैलवेयर आजकल चल रहा है वो यही है। ज़्यादातर इन्फेक्शन आजकल रैंसमवेयर के ही हो रहे हैं। और ये जानते हो कौन से तरह के सिस्टम्स को सबसे ज़्यादा ये लोग टारगेट करते हैं, अटैकर्स?
और विंडोज सिस्टम को? नहीं, विंडोज तो ठीक है, विंडोज लिनक्स में तो डेफिनेटली विंडोज को, बट ये वो एसएमबी सर्विसेज जो है और जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो यूज हो रहे हैं उनमें। सर्विस, मैं सर्विस की बात ही नहीं कर रहा, वो तो डिपेंड करता है ना कौन सा रैंसमवेयर है, क्या सर्विस एक्सप्लोर कर रहा है, वो तो बहुत से कॉम्बिनेशन है उसके। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सर जिन पे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हो जिस सिस्टम पे। जिस सिस्टम पे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हो, ठीक है वो, और उससे भी ज़्यादा कॉमन, जब सबसे ज़्यादा टारगेट किस तरह के सिस्टम्स होते हैं रैंसमवेयर के लिए? हॉस्पिटल्स के सिस्टम्स। रिसेंटली देखोगे जितने भी मेजर रैंसमवेयर अटैक्स हुए हैं अटेम्प्ट, सारे हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हुए हैं। हॉस्पिटल और स्कूल, चलो स्कूल का तो फिर भी उतना नहीं है, मेनली हॉस्पिटल्स है। ऐसा क्यों है, बता सकते हो? यस सर, रिसेंटली सर हुआ था सर, वैक्सीन का डाटा निकालने के लिए लिया था। और एक रीज़न ये हुआ, और देखो क्या होता है, रैंसमवेयर मान लो तुम्हारे सिस्टम में आ गया, तो अब हर कोई तो रैंसमवेयर को वो पैसे देगा नहीं ना अपने सिस्टम छोड़ाने के लिए। लोग बोलेंगे ठीक है, मेरा कोई डेटा ही नहीं था इसमें इंपॉर्टेंट, मैं फॉर्मेट मार लूंगा, गया रैंसमवेयर। है ना, ये तो ऑप्शन होता ही है। अगर तुम चाहो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सिस्टम पे कोई इंपॉर्टेंट डेटा है नहीं, तो तुम सिंपली फॉर्मेट कर लो सिस्टम, तो रैंसमवेयर क्रिएटर कुछ नहीं कर सकता। बोले नहीं, मेरे को इंपॉर्टेंट है ही नहीं है डेटा। हॉस्पिटल्स में क्या होता है यूजली, एक तो पहली बात, उनके सिस्टम्स पे जो डेटा है वो क्या है, पेशेंट्स की इंफॉर्मेशन होती है उस पर सारी, वो बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। हेल्थ रिकॉर्ड्स वगैरह सारा जो डेटा रहता है पेशेंट्स का, काफ़ी सेंसिटिव डेटा है वो। और यूजली क्या, बैकअप्स वगैरह काफ़ी जगह तो नहीं होते। अगर डेटा बैकअप है तब तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, एक तो रीज़न ये होता है। दूसरा रीज़न ये है कि देखो, हॉस्पिटल का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही क्रिटिकल होता है वो। ठीक है, बहुत क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिकॉज मान लो एक हॉस्पिटल के सिस्टम्स मैंने एक दिन के लिए डाउन कर दिए, मैंने क्या मतलब, मान लो किसी ने डाउन कर दिए सारे के सारे उनके कंप्यूटर सिस्टम, तो उनका तो काम रुक जाएगा, लोगों के ऑपरेशन नहीं हो पाएंगे, उनका काफ़ी कुछ रुकेगा, काफ़ी प्रोसीजर्स पूरे नहीं हो पाएंगे, कि आजकल तो सारा सब कंप्यूटराइज्ड है। ऑपरेशन, सर्जरीज, प्रोसीजर्स सारे, कुछ ना कुछ इन सम कैपेसिटी वहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम यूज़ होते ही हैं। अगर आपने सारे सिस्टम्स डाउन कर दिए तो यहाँ तो लोगों की मतलब हेल्थ से आप खेल रहे हो ना। और हॉस्पिटल वालों को भी पता है कि काफ़ी क्रिटिकल हैं हमारे सिस्टम। तो रैंसमवेयर रैंसमवेयर इन्फेक्शन के केस में हॉस्पिटल वाले, और कोई पे करे ना करे रैंसम, हॉस्पिटल वाले पे करने का ज़्यादा चांस रहता है। क्योंकि पहली बात, उनको अपने सिस्टम फटाफट से छुड़वाने, ताकि वो अपना काम कंटिन्यू कर सकें आगे। ठीक है। दूसरा, क्योंकि उनके पास डेटा है जो सेंसिटिव है, काफ़ी पेशेंट से रिलेटेड डेटा है, इसलिए हॉस्पिटल सिस्टम्स को अटैकर्स आजकल प्राइमरी टारगेट मानते हैं रैंसमवेयर इन्फेक्शंस फैलाने के लिए। और भी ऑफकोर्स कंपनीज वगैरह को तो टारगेट करते ही हैं वो, बट अगर हो सके तो वो कोशिश करते हैं हॉस्पिटल्स को हम अटैक करें। अभी लास्ट ईयर की बात है, कुछ महीने पहले की बात है, आई थिंक यूरोप में कहीं हुआ था, ये जर्मनी या कहीं पे, नॉट श्योर। लेकिन हुआ ये था कि एक हॉस्पिटल का सिस्टम जो है, मतलब उनके सिस्टम्स जो है रैंसमवेयर से इन्फेक्ट हो गए थे, एंड इसकी वजह से वही उनके प्रोसीजर्स हो नहीं पाए ढंग से टाइम पे, तो एक पेशेंट की डेथ हो गई थी रैंसमवेयर से, रैंसमवेयर की वजह से इनडायरेक्टली, क्योंकि अर्जेंट था उसको ऑपरेट करना, वहाँ पे कर नहीं सकते थे, जब तक दूसरे हॉस्पिटल ले जाते तब तक वो नहीं बचा।
इसीलिए अब हॉस्पिटल्स को तो और ज़्यादा वो होता है कि हाँ इस तरह की सिचुएशन से हमें फटाफट निकलना है, तो रैंसम दो, पैसा दो और छोड़वाओ अपने सिस्टम्स को, अपने डेटा भी बचाओ और सिस्टम्स भी फ्री कराओ। इसलिए ये लोग हॉस्पिटल्स को काफ़ी टारगेट करते हैं। किसी पॉपुलर रैंसमवेयर का नाम जानते हो? WannaCry। वॉनाक्राई। वॉनाक्राई भी कहाँ फैला था? कौन सी कंट्री में फैला था मेन? मेन तो शायद सो यूएस में ही फैला था। यूएस और यूके में बहुत फैला था, वो स्टार्ट हुआ था। यूके के हॉस्पिटल बहुत टारगेट किए थे उसने, और बहुत तेजी से फैला था। 2 दिन में तो मतलब बहुत आगे पहुंच गया था वो, बहुत तेजी से फैला था। लकीली ऐसा था कि उसका जो किल स्विच है, मतलब मालवेयर को जो रोकने का तरीका था, वो मिल गया था किसी को। एक मालवेयर एनालिस्ट था, उसने ढूंढ निकाला था, इसलिए काफ़ी नुकसान बच गया, वरना बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता था वानाक्राई से। ऑलरेडी हुआ काफ़ी, बट काफ़ी बच भी गया। वानाक्राई, पेटिया, लॉकर, बहुत से मालवेयर रैंसमवेयर हैं आज की डेट में। और अब मैंने ये कहा कि हॉस्पिटल्स मेन टारगेट है, मतलब ये नहीं कि आप टारगेट नहीं हो सकते, कि आपका सिस्टम टारगेट नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, आपको भी ध्यान रखना है। अभी मैं दिखाऊंगा अभी रैंसमवेयर जब चलता है सिस्टम पे तो किस तरह से बिहेव करता है। वर्चुअल मशीन में करूंगा कोर्स, ठीक है। रैंसमवेयर क्या होता है, कैसे काम करता है, क्लियर है ना सबको? यस सर। यस सर। कि मेन आज की डेट में यही यूज कर रहे हैं अटैकर्स, रैंसमवेयर। बाकी वर्म्स, वायरसेस अब कोई मेहनत नहीं करता उतनी वो बनाने की। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मेंशन नहीं थी इस लिस्ट में जो हमने देखी, वो होता है लॉजिक बॉम्ब। मैं चैट में लिख ही देता हूँ स्पेलिंग। ठीक है, तो लॉजिक बॉम्ब, और ये होता क्या है, मतलब बेसिकली है ये मैलवेयर ही, ठीक है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, अगर वायरस आपके सिस्टम में आ गया, वो फाइल जिससे वो अटैच कर चुका है अपने आप को, वो जैसे ही चली, वो वायरस भी चल जाएगा। वर्म आ गया, वर्म तो अपने आप ही काम करना शुरू कर देगा। ट्रोजन हॉर्स जैसे अपने वो फाइल खोली, काम करना शुरू कर देगा। लेकिन लॉजिक बॉम्ब का ऐसा नहीं है। लॉजिक बॉम्ब को किस तरह से बनाया जाता है, जैसे मतलब जैसे टाइम बॉम्ब जिस चीज को बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि इसमें कोई फिक्स्ड कंडीशन होती है जो उसके क्रिएटर ने डाली होती है। जब वो कंडीशन फुलफिल होगी तभी वो एग्जीक्यूट होगा, तभी वो काम करेगा। उससे पहले कुछ नहीं करेगा, वो शांत बैठा रहेगा। हो सकता है वो महीनों तक शांत बैठा रहे। इसका जो एक एग्जांपल जो अच्छे से समझ सकते हो, जैसे मान लो कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, क्योंकि ऐसे केसेस हुए हैं इसलिए ये एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। कोई एम्प्लॉय है और उसको मतलब कुछ कंपनी के अगेंस्ट खुन्नस निकालनी है, तो हो सकता है वो कंपनी के अंदर इस तरह का कोई मतलब उनके सिस्टम्स में कोई इस तरह का लॉजिक बॉम्ब छोड़ जाए, जिससे क्या होगा कि जैसे ही वो जाएगा कंपनी से, मतलब जैसे ही उसके अकाउंट्स वगैरह डिलीट होंगे, वो लॉजिक बॉम्ब एग्जीक्यूट हो जाएगा। हो सकता है वो कंपनी का कुछ डेटा कहीं से चुराए, या हो सकता है कोई सर्वर उड़ा दे पूरे। तो इस तरह से वो उसको प्रोग्राम कर सकता है कि हाँ जब ये कोई पर्टिकुलर कंडीशन मीट होगी तभी काम करेगा। जैसे मान लो इस केस में हमने क्या कंसिडर किया कि हो सकता है वो इस तरह से दे दे कि जैसे ही वो कंपनी छोड़ेगा, जैसे ही उसके अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन हटेगी, वैसे ट्रिगर हो जाएगा वो। या हो सकता है आप उसको किसी पर्टिकुलर टाइम या डेट के हिसाब से भी दे दो कि हाँ मान लो 15th मई को मेरे को एग्जीक्यूट करना है, 15 मई को वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो कोई भी कंडीशन जो है वो स्पेसिफाई जब हो जाती, मतलब वो जो फुलफिल हो जाती है, तब वो एग्जीक्यूट करता है। इस तरह के मालवेयर को हम लॉजिक बॉम्ब कहते हैं।
ठीक है। ये जो टाइप्स ऑफ मैलवेयर हमने बात की है, इसमें से कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लो। तो सर ये वॉर्म्स जो है हाँ, ये मतलब नेटवर्क में ही अपने आप को बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के एक्सट्रैक्ट करेगा या हाँ। फिर पीसी को भी हार्म कर देगा पीसी में आने के बाद ऑटोमेटिकली? पीसी को भी हार्म कर सकता है ना। हार्म कैसे करेगा वो, कि अपनी कई सारी कॉपीज बना देगा। जैसे कुछ वर्म्स क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई होते रहते हैं, और वो कई सारी कॉपीज बनाएगा। बनाते बनाते ये होगा, आपके पूरे जो स्टोरेज है वो खत्म हो जाएगा सिस्टम का। इतनी सारी कॉपीज बना देगा वो, तो आपके सिस्टम को भी डेफिनेटली हार्म करेगा वो, एंड अपने आप को ट्रांसफर भी करेगा। तो ये सर जैसे अगर मान लो मैंने किसी में डाउनलोड किया, हाँ, तो डाउनलोड करते ही ये इसका जो भी प्रोसेस है वो चालू कर देगा? हाँ। आपको कुछ उसको मतलब इंस्टॉल वगैरह या वो बिना इंस्टॉल तो किए कहाँ कुछ, होता है मालवेयर। मतलब आपकी वैसे ही इंटरेक्शन की उसकी जरूरत नहीं होती, वो अपने आप काम करता है। अब मैं ये कह रहा था, सारे वर्म्स नहीं इस तरह से अपने आप को मतलब कई सारी कॉपीज बनाएंगे आपके सिस्टम में, लेकिन काफी वर्म्स ऐसा भी करते हैं कि मतलब नेटवर्क से तो ठीक है, वो ढूंढेगा ही तरीके स्प्रेड करने के, लेकिन आपके सिस्टम पे जितनी कॉपीज बना सकता है अपनी, जब तक आपकी हार्ड डिस्क फुल नहीं हो जाती तब तक वो बनाता रहेगा। तो डेफिनेटली सिस्टम को भी डैमेज करते हैं वर्म्स। वो वायरस और वर्म्स मतलब सिस्टम डैमेज तो दोनों कर सकते हैं। बस दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि वायरस बिना इंटरेक्शन के काम नहीं करेगा, वर्म के साथ ऐसा कुछ नहीं है। वो वायरस क्या है कि किसी फाइल के साथ अटैच करता है अपने आप को। मान लो आपने कोई, डिपेंडिंग ऑन किस तरह का वायरस है, हो सकता है आपके किसी एमएस ऑफिस की फाइल से अटैच कर ले, हो सकता है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके कोई बूट सेक्टर में किसी फाइल से अपने आप को ये अटैच कर ले। कई तरह के फाइल्स है ना, मतलब बहुत तरह की फाइल्स होती हैं सिस्टम पे। वायरस अपने आप को किसी ना किसी फाइल से जोड़ लेगा, और जब वो फाइल चलेगी तब वायरस भी चल जाएगा उसके साथ साथ। कई वायरस तो क्या करते हैं कि जो एक्चुअल फाइल्स हैं उनकी कॉपीज बना लेते हैं और अपने आप को उस फाइल की जगह रख देते हैं, तो जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो वो वायरस चल जाएगा उस फाइल की जगह। तो किसी ना किसी फाइल से जुड़ जाता है वायरस। वर्म के साथ ऐसा जरूरी कुछ नहीं है कि वो अपने आप कर लेगा काम, लेकिन डेफिनेटली खतरनाक तो दोनों ही है। खतरनाक एज इन, अगर आपके सिस्टम में चाहे वायरस है चाहे वर्म है, दोनों ही अनडिजायरेबल सिचुएशन है, कोई भी नहीं होना चाहिए। ना हमें वायरस चाहिए सिस्टम पे, ना वर्म चाहिए। और कुछ? नो सर। नो। अच्छा ठीक है, अभी एक बार देख लेते हैं। मैं वो रैंसमवेयर की बात कर रहा था। एक बार मैं दिखाता हूँ रैंसमवेयर जब काम करता है तो किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं वीएम पे स्विच करूंगा। और हाँ, ये बात तो है कि विंडोज के लिए ज़्यादा मालवेयर बनते हैं एज कम्पेयर टू लिनक्स। क्योंकि भले ही लिनक्स ठीक है, काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं, हम लोग यूज़ कर रहे हैं, क्लास में भी लिनक्स ही कंसिडर करते हैं हम सारे अपना काम के लिए मेनली। लेकिन बाकी ऑल ओवर द वर्ल्ड, एटलीस्ट जितने भी लोग आईटी में नहीं है, उनमें से किसी को भी आपने लिनक्स ज़्यादा यूज़ करते हुए नहीं देखा होगा। क्योंकि विंडोज़ क्या ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, तो ज़्यादा लोग विंडोज़ ही यूज़ करते हैं। अब अटैकर जो बना रहा है वायरस, वो भी इस हिसाब से सोचेगा ना कि मुझे किस तरह का वायरस बनाने पे ज़्यादा फायदा होगा, ज़्यादा सिस्टम इन्फेक्ट करेंगे, तो वो होता है विंडोज़। ऐसा नहीं लिनक्स के लिए मालवेयर नहीं आता, लिनक्स के लिए भी आता है, लेकिन ज़्यादा कॉमन विंडोज़ के लिए ही है। ठीक है, तो अपनी विंडोज़ वीएम बूट होने का वेट कर रहा हूँ, जैसे ही हो जाता है फिर अपन
उस पर स्विच करके देखते हैं कि मालवेयर इन्फेक्शन, सॉरी रैंसमवेयर इन्फेक्शन कैसा होता है। और एक चीज़ और याद रखना कि इस तरह का अगर खुद से ट्राई करोगे कुछ कि मालवेयर चला के देखना है, रैंसमवेयर चला के देखना है, तो वो सब वर्चुअल मशीन के अंदर ही ट्राई करना, मेन सिस्टम पे मत ट्राई करना इस तरह का कुछ भी। ठीक है, तो ये बूट हो चुका है, आते हैं इस पे। तो ये हमारा विंडोज सिस्टम। और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रख लेना कि कोई और कनेक्टेड ड्राइव्स वगैरह नहीं होनी चाहिए उससे। अभी यहाँ पे क्या था, एक शेयर्ड फोल्डर था मेरा, मेरे मेन होस्ट सिस्टम और इस वीएम के बीच, तो मैंने वो भी डिस्कनेक्ट कर दिया, क्योंकि अगर वो भी होता है तो उसके थ्रू वो दूसरे सिस्टम्स पे फैलने की कोशिश करता है रैंसमवेयर, तो हमें वो भी होने नहीं देना। हालांकि वर्चुअल मशीन, वर्चुअल बॉक्स है, तो इस तरह से तो वहाँ प्रोविजंस हैं कि मालवेयर फैलेगा नहीं, बट अगर कोई शेयर्ड फोल्डर होगा जो दोनों सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, तो उस फोल्डर की भी सारी फाइल्स एनक्रिप्ट हो जाएंगी, क्योंकि वो फोल्डर यहाँ पे एक्सेसिबल है। ठीक है, तो अब वो सब डिस्कनेक्ट कर दिया। अब देखो क्या होता है, मैं यहाँ पे ransomware चलाऊंगा, WannaCry। ठीक है, मेरे पास रार फाइल है इसकी, इसको कर देते हैं एक्सट्रैक्ट, इसको रन करते हैं। तो इसको थोड़ा 5-10, 2-5 मिनट दो, फिर देखना सिस्टम को क्या क्या करता है। पहली बात तो देखोगे तो वॉलपेपर चेंज हो चुका। ठीक है, क्या कह रहा है, oops your important files are encrypted। फिर उनका यहाँ पे एक डिक्रिप्टर खुला है, वाना डिक्रिप्टर 2.0। तो क्या कह रहा है, इफ यू सी दिस टेक्स्ट बट डोंट सी द वाना डिक्रिप्टर विंडो, then your antivirus removed the software or you deleted it from your computer. If you need your files, you have to run the decrypt software. Please find an application और run करो उसको, ये सब बोल रहा है। Run and follow the instructions। ठीक है, तो सिंपली इन्फेक्ट कर चुका है वो। और अगर मैं फाइल्स देखता हूँ ना अब जाके, तो देखना यहाँ पे मेरे को कुछ चेंज मिलेगा। यहाँ नोटिस करो, जितनी भी फाइल्स यहाँ अलग से पड़ी थी, ठीक है, उसमें से ज़्यादातर में ये एक्सटेंशन आ गया WNCRY। ठीक है, तो ये बैच फाइल थी, ये जिप फाइल थी, सारी फाइल्स को
WannaCry ने एनक्रिप्ट कर लिया, तो ये फाइल्स का क्या है कि अब मैं इनको यूज नहीं कर सकता, ठीक है। इवन WannaCry.rar जो rar आर्काइव फाइल थी वो भी एनक्रिप्ट हो चुकी है, तो अब मैं डायरेक्टली कुछ यहाँ पे कर नहीं सकता इन फाइल्स का, मैं इनको यूज नहीं कर सकता, ठीक है। अगर आप ये सोचो कि इसको रीनेम करके यूज कर लेंगे, ना वो चीज़ काम नहीं करेगी, करके देख लो अगर करना है तो ये पहली बात है, डिक्रिप्टर बार बार आता रहता है, तो मैं उसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करूंगा ना, तो ये होगा नहीं। कैनॉट ओपन द फाइल एज जिप आर्काइव बिकॉज इट इज नॉट आर्काइव, क्योंकि ये एनक्रिप्ट हो चुका है WannaCry से। और इसको डिक्रिप्ट अगर करना है, अगर अपनी फाइल्स वापस चाहिए, तो यहाँ जो लिखा है वो करना पड़ेगा। क्या कह रहा है, oops your files have been encrypted. What happened to my computer? Your important files are encrypted. Many of your documents, photos, videos, databases, other files are no longer accessible because they have been encrypted. Maybe you are busy looking for a way to recover your files, but do not waste your time. Nobody can recover your files without our decryption service. मतलब वो कह रहे हैं कि हम जब तक डिक्रिप्ट नहीं करते तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते। Can I recover my files? Sure, we guarantee that you can recover your files, but you have not so enough time. मतलब टाइम लिमिट भी यहाँ पे उन्होंने टाइमर लगा रखा है। कितनी पेमेंट मांग रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है $300 वर्थ ऑफ बिटकॉइन हो गया, बिटकॉइन वॉलेट का यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है। और यहाँ क्या लिखा है, यू कैन डिक्रिप्ट सम ऑफ योर फाइल्स फॉर फ्री, ट्राई नाउ बाय क्लिकिंग डिक्रिप्ट, सिलेक्ट अ होस्ट टू डिक्रिप्ट, क्लिक स्टार्ट। तो इसमें से 2-3 फाइल लेके उसने डिक्रिप्ट करके दिखा दिया हमको कि हाँ ये डिक्रिप्ट हो चुकी है। बाकी वो कह रहा है, if you want to decrypt all files you need to pay, you only have 3 days to submit the payment, after that the price will be doubled। यहाँ पर टाइम लिमिट भी दी हुई है 2 hours 23 minutes, सॉरी 2 days 23 hours 56 minutes है अभी मेरे पास। अगर 3 दिन में वो कह रहा है पैसे नहीं दिए तो पेमेंट बढ़ा देंगे, पेमेंट कितनी, डबल। एंड अगर 7 दिन के अंदर नहीं दिए तो फाइल्स डिलीट। और बीच में इन्होंने ये भी डाला है, वील हैव फ्री इवेंट्स फॉर यूजर्स हु आर सो पुअर दे कुडंट पे इन 6 months। तो रैंसमवेयर, चलो ये तो हमने एक रैंसमवेयर लिया, बट सारे रैंसमवेयर इसी तरह से काम करते हैं। मतलब यही तरह के आपको उनसे चीज मिलेगी कि आपकी फाइल्स एनक्रिप्ट कर देंगे और कहेंगे कि अगर फाइल्स वापस चाहिए तो पैसा दो। अगर पैसे नहीं दोगे तो फाइल्स मिलेंगी नहीं वापस। तो इस तरह से रैंसमवेयर काम करता है। कई तरह के रैंसमवेयर हैं, उनके लिए डिक्रिप्टर्स आते हैं, लोगों ने बनाए हैं। तो वहाँ पे तो अगर डिक्रिप्टर अवेलेबल है, आप जो भी रैंसमवेयर की हम बात कर रहे हैं, तो आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो डिक्रिप्टर यूज़ कर पाओगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर एक बार फाइल्स एनक्रिप्ट हो गई तो फिर उनको वापस लेने का तरीका नहीं होता। या तो उसको हटाने के लिए, जो मालवेयर है उसको हटाने के लिए, या तो अपने सिस्टम को वो करो, क्या बोलते हैं, फॉर्मेट करो, या फिर पैसे दो अपनी फाइल्स वापस लेने के लिए। लेकिन सर ये पेमेंट करने के बाद भी थोड़ी वो कर देते हैं। क्या चीज़? ये पेमेंट करने के बाद भी ये हाँ, डिक्रिप्ट कर देते हैं क्या? ज़्यादातर केसेस में कर देते हैं, कुछ होते हैं एकदम ही चोर जो नहीं करते। अब वो हैकर है और उस पर विश्वास तो कर नहीं सकते कि हाँ कर ही देगा, लेकिन काफ़ी केसेस में कर भी देते हैं वो डिक्रिप्ट, अगर आप पैसे दो तो। सर इसमें भी वो बैकडोर छोड़ते होंगे। बैकडोर हो सकता है छोड़े, डिपेंड करता है।
हर कोई तो नहीं छोड़ेगा, बिकॉज बैकडोर देखो, बैकडोर छोड़ने के लिए उसको कोई ऐसा चीज़ मिलनी चाहिए जहाँ बैकडोर छोड़ सके। अगर कुछ मिलता है तो ठीक है, बट अगर नहीं मिलता तो वो फिर इतनी मेहनत थोड़ी करेगा। देखो उसका तो फायदा हो रहा है ना, उसको पैसे मिल रहे हैं, उसका तो काम हो गया, उसको बैकडोर वगैरह कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, एक सेकंड रुकना, ऑफिस से कॉल आ रहा है। हाँ ओके, तो अपन लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, रैंसमवेयर। हाँ कुछ पूछ रहे थे क्या तुम मुझसे? नो सर। नहीं। ओके, तो रैंसमवेयर सारे इसी तरह से काम करते हैं, उनको क्या पैसा मिल रहा है। बैकडोर की, हाँ बैकडोर डिस्कस कर रहे थे। बैकडोर यूजुअली तो ऐसा नहीं होता कि रैंसमवेयर इन्फेक्शन में बैकडोर डाला जाए सिस्टम में, ऐसा यूजुअली होता तो नहीं है। मतलब हो भी सकता है, ऐसा नहीं कि हो ही नहीं सकता, बट यूजुअली तो ऐसा अभी तक नहीं देखा गया। ठीक है, क्योंकि देखो जो अटैकर है उसको तो क्या मतलब उसका मेन पर्पस क्या है कि मेरे को किसी ना किसी तरह से कुछ फायदा हो। अब रैंसमवेयर में हो ही ये रहा है, वो बना रहा है मालवेयर, इन्फेक्ट कर रहा है तुम्हारा सिस्टम, पैसे मांग रहा है उसके, उसको पैसे मिल गए, उसको और क्या चाहिए। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ है कि चलो ये तो कर लिया हमने, देख लिया कैसे काम कर रहा है। अब ये वर्चुअल मशीन थी नहीं, मतलब वर्चुअल मशीन है, तो इसका तो मैंने स्नैपशॉट ले रखा है, मैं सिंपली इसको रिस्टोर करूंगा।
तो सारा डेटा पहले जैसा हो जाएगा। इसलिए इसमें तो कोई मतलब नुकसान हुआ नहीं मुझे किसी फाइल का, किसी डेटा का। वैसे इसमें कुछ ज़्यादा डेटा है नहीं, और जो था भी वो मैं स्नैपशॉट के थ्रू रिस्टोर कर सकता हूँ। लेकिन अगर ये किसी एक्चुअल सिस्टम पे होता तो वहाँ ऐसी सिचुएशन नहीं है। इसलिए अगर इस तरह का कुछ भी ट्राई कर रहे हो, मैलवेयर के साथ किसी भी तरह का इंटरेक्शन कर रहे हो, वो वर्चुअल बॉक्स में ही या वर्चुअल मशीन में ही रखो। वर्चुअल बॉक्स नहीं, वर्चुअल मशीन में ही रखो उसको, ताकि वो कुछ प्रॉपर नुकसान ना पहुंचा पाए सिस्टम को। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब देखो इसको शट डाउन करते हैं। अभी मैं क्या करूँगा, वर्चुअल बॉक्स में जाके ये जो पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन है इसको मैं रिस्टोर कर दूंगा पिछले वाले स्नैपशॉट पे, और जो भी फाइल्स थी जो हमने देखा था इन्फेक्ट हो गया था सिस्टम, वो इन्फेक्शन हट गया। अब दोबारा से इसको स्टार्ट करूंगा, नॉर्मल काम करेगा। क्या था अभी, और अब वो रिस्टोर हो चुका है। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ फाइल एक्सप्लोरर में, भी सारी फाइल्स जो हैं, स्नैपशॉट था तो सारी फाइल्स भी वैसे की वैसी ही जैसे पहले थी। तो वर्चुअल मशीन्स में तो नुकसान नहीं होता है, लेकिन एक्चुअल सिस्टम्स पे इस तरह से एक्सपेरिमेंट कभी मत करना मालवेयर के साथ। ठीक है, अब थोड़ा हम ये भी देख लेते हैं कि खुद से कैसे क्रिएट किया जाए मालवेयर। ये ट्राई किया किसी ने कभी? नहीं सर। नहीं, अच्छा ठीक है। ये भी अपन सारा वर्चुअल मशीन में ही करेंगे, एक्चुअल सिस्टम को कहीं इन्फेक्ट नहीं कर रहे हैं। बस हमें क्या है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है कैसे होता है, देखना है, हमें कुछ एक्चुअल नुकसान नहीं पहुंचाना है कहीं भी। ठीक है, तो मालवेयर बनाने वाला जो पार्ट है उसके लिए पहले मैं आता हूँ अपने जो लिनक्स सिस्टम है उस पर। ठीक है, अब एक टूल होता है मेटास्प्लॉइट, इसका नाम सुना है आप लोगों ने, मेटास्प्लॉइट का? यस सर। मेटास्प्लॉइट जो है काफ़ी उस मतलब बहुत से डिफरेंट फंक्शंस हैं उसके, काफ़ी कुछ कर सकता है वो। और एक उसका पोर्शन है, एक उसका पार्ट है जिसको कहते हैं एमएसएफ वेनम। ये होता है, आपको कोई भी वायरस वगैरह क्रिएट कर, मतलब कोई भी मैलवेयर क्रिएट करना है, किसी भी तरह का पेलोड बनाना है, तो एमएसएफ वेनम से हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी भी हम इसी का यूज़ करेंगे, एमएसएफ वेनम का यूज़ करेंगे, एंड देखेंगे कि कैसे होता है। अच्छा, अब आप जब बना रहे हो इस तरह से कुछ भी,
इस तरह का कोई भी मालवेयर क्रिएट कर रहे हो, आपको पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि आपका जो टारगेट है वो क्या है। मतलब विंडोज सिस्टम है, एंड्रॉयड सिस्टम है, लिनक्स सिस्टम है, क्या है वो क्लियर होना चाहिए पहले तो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं विंडोज सिस्टम के लिए बनाऊंगा। ठीक है, और हम क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं, मेन जो हमारा कोड है वो कहते हैं पेलोड। ठीक है, हमारा पेलोड मुझे जनरेट करना है, पेलोड बनाना है इस MSF वेनम के थ्रू। MSF वेनम, अब मान लो मुझे नहीं पता कि क्या पेलोड यूज़ करना है, तो मैं लिस्ट भी कर सकता हूँ। ठीक है, लिस्ट पेलोड्स, तो काफ़ी सारे पेलोड्स आएंगे, लंबी सी लिस्ट आएगी इसकी, जितने पेलोड्स हैं सारे दिखा देगा। अच्छा, तो यहाँ पे जितने भी पेलोड्स हैं वो सारे आ गए। अब इसमें ये विंडोज़ के हैं, फिर आपके मैक OS X, लिनक्स, ठीक है, फिर आपका एंड्रॉयड भी आ जाता है इसमें, एप्पल iOS के लिए भी पेलोड्स हैं हमारे पास। ठीक, तो बहुत बहुत तरह के ऑप्शन हैं। हमें एक पर्टिकुलर, अच्छा, इस तरह की जब हम कोई भी पेलोड चला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, हमारा टारगेट क्या होता है कि जो सिस्टम है उस पर कंट्रोल मिले। ठीक है, अब मैं ransomware वगैरह नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, मैं क्या क्रिएट कर रहा हूँ कि जो मैलवेयर मैं चला रहा हूँ वो मुझे कंट्रोल दे सिस्टम का, मुझे शेल एक्सेस मिले सिस्टम पे। ठीक है, तो मैं टर्मिनल के थ्रू कंट्रोल कर सकूँ सिस्टम को। और टर्मिनल के थ्रू जब हम कंट्रोल करते हैं, बेसिकली इसको कहते हैं कि दो कंसेप्ट होते हैं यहाँ पे, या तो बाइंड शेल या रिवर्स शेल। ठीक है, मीनिंग बाइंड शेल में क्या होता है, जो भी आपका टारगेट है, आप कनेक्शन स्टार्ट करते हो अपने सिस्टम से, वो कैच करता है कनेक्शन एंड देन आप कम्युनिकेट करते हो शेल के थ्रू। रिवर्स शेल में क्या होता है कि आप अपने सिस्टम पे पोर्ट खोलते हो एंड कनेक्शन सामने वाला सिस्टम देता है आपको, वो कनेक्ट करता है आपसे, आपके सिस्टम से। ठीक है, तो हम प्रीफर करते हैं रिवर्स शेल, क्योंकि रिवर्स शेल के केस में क्या है कि जो सिस्टम है सामने वाला, उसी को हम कनेक्ट करवा रहे हैं अपने सिस्टम से, कनेक्शन उसके थ्रू इनिशिएट करवा रहे हैं, उसके से स्टार्ट करा रहे हैं कनेक्शन। तो मान लो अगर कोई फायरवॉल लगी हुई है बीच में, तो वहां पे क्या है, अगर बाहर से कनेक्शन आता है, अगर आपकी डिवाइस से कनेक्शन जा रहा है, तो बहुत अच्छा खासा चांस है कि वो फायरवॉल ब्लॉक कर देगी आपके कनेक्शन को। लेकिन अगर फायरवॉल के अंदर से ही, फायरवॉल के पीछे से ही कनेक्शन आ रहा है, मतलब फायरवॉल जिस प्रोटेक्ट कर रहे हैं जिस नेटवर्क को, उसके अंदर से कनेक्शन आ रहा है, जैसे कि रिवर्स शेल के केस में होता है, तो उसके ब्लॉक होने के कम चांसेस रहते हैं काफ़ी। इसलिए हम प्रिफर करते हैं कि रिवर्स शेल मिले। तो अब यहाँ पे आपको ऑप्शन तो बाइंड शेल और रिवर्स शेल दोनों का होता है, लेकिन हम प्रेफर करते हैं कि रिवर्स शेल। कहीं भी आप देखोगे एथिकल हैकिंग में, जहाँ भी जो भी हम कर रहे हैं, हम हमेशा रिवर्स शेल ही प्रेफर करेंगे। अच्छा, एक होता है कि आप नॉर्मल शेल लेना चाह रहे हो, एक होता है मीटर प्रेटर शेल। ये जो टर्म है मीटर प्रेटर देख रहे हो यहाँ पे, ये क्या है, मेटास्प्लॉइट का ही इनबिल्ट शेल है। ठीक है, मेटास्प्लॉइट का ही इनबिल्ट शेल है, जो विच इज़ फार बेटर देन अ रेगुलर शेल। ठीक है, बहुत सी इसमें फंक्शनैलिटी है जो नॉर्मल शेल में आपको नहीं मिलेगी। क्या फंक्शनैलिटी है वो ऑफकोर्स देखेंगे अभी। ठीक है, अब मुझे जो चाहिए वो है ये वाला, विंडोज मीटरप्रेटर रिवर्स TCP। ठीक है, तो ये पेलोड चाहिए मुझे, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड अब अपना स्टार्ट करते हैं जो मैलवेयर क्रिएट
करना है उसका कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। MSF venom पेलोड स्पेसिफाई करना है सबसे पहले -p, पेलोड हमने लिया विंडोज मीटर प्रेटर रिवर्स TCP। अच्छा ये रिवर्स TCP है मतलब रिवर्स शेल है आएगा। रिवर्स शेल मतलब कि सामने वाला जो सिस्टम है हम उसको बोलेंगे कि भाई तू मेरे सिस्टम से कनेक्ट कर, हम उससे कनेक्ट करवाएंगे। तो अगर मैं सामने वाले सिस्टम को ये कहना चाहता हूँ कि हाँ मेरे सिस्टम से कनेक्ट करो, तो ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन होगी जो मुझे देनी पड़ेगी उसको? अपने सिस्टम का आईपी अपने सिस्टम का IP बिल्कुल, और पोर्ट, कौन से पोर्ट पे पोर्ट। हम कनेक्ट करवाना चाह रहे हैं। हाँ तो IP और पोर्ट मुझे बताना पड़ेगा कि हाँ भाई कनेक्ट करो तो कहाँ करो, इस IP पे इस पोर्ट पे कनेक्ट करो, वो चीज़ स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। तो यहीं पे इसी लाइन में आएगा IP के लिए हम यूज़ करते हैं टर्म एल होस्ट इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं अपने सिस्टम का IP दूंगा, तो मेरे सिस्टम का ये है IP और मैं उसको पोर्ट बता दूंगा यहाँ पे। IP तो ध्यान रखो कि जो अपने सिस्टम का है वही डालो। पोर्ट पोर्ट में ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, पर कॉमनली 4444 पर यूज़ होता है, तो हम भी यहाँ पे इसको ये रख रहे हैं। बाय डिफॉल्ट मेटास्प्लॉइट ये यूज़ करता है 4444। तो ये पोर्ट रखा। अब मुझे बताना है कौन से फॉर्मेट की होनी चाहिए फाइल। अब विंडोज़ फाइल है तो कौन से फॉर्मेट में होनी चाहिए? विंडोज़ को डॉट टारगेट करना exe। है। EXE एग्जैक्टली। तो EXE फाइल मुझे बनानी है यहाँ पे, तो -f EXE कौन सा फॉर्मेट। अब मुझे सिंपली आउटपुट कर देना है फाइल को। तो किस नाम से, चलो नॉट malware.exe के नाम से इसको रख देते हैं। तो वो थोड़ा 1-2 मिनट लेता है, उसके बाद वो फाइल क्रिएट करके दे देगा। तो फाइल बन भी गई। ठीक है, क्या बता रही है कि फाइनल साइज ऑफ exe फाइल 738025। चलो ठीक है, साइज तो कोई ऐसा नहीं, 73802 में 73 KB की फाइल है, ज़्यादा बड़ी है नहीं। अच्छा मैं अब क्या करूँगा, पहले तो इस फाइल को मैं एक दूसरी डायरेक्टरी में ले जाता हूँ। क्रिएट करनी पड़ेगी। मार्क अच्छा, इसको वहाँ डालते हैं। अब मैं उस सिस्टम में ये फाइल क्या करूँगा, अपने सिस्टम पे एक सर्वर बना लूँगा और नेटवर्क के थ्रू ब्राउज़र से डाउनलोड कर लूँगा फाइल उस विंडोज़ सिस्टम में। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये इस डायरेक्टरी में आए, यहाँ पे ये फाइल है। अब मैं एक पाइथन कमांड यूज़ करके एक वेब सर्वर क्रिएट कर लेता हूँ अपने इस डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, तो सर्वर शुरू हो गया। अब सिंपली मुझे करना क्या है, विंडोज़ वाले सिस्टम पे जाना है। अच्छा यहाँ सिस्टम वही यूज़ कर रहे हैं अपन जो अपन ने उस समय यूज़ किया था WannaCry के लिए। तो ये सिस्टम है। अब मैं उस IP पे जाऊंगा, जो मेरे सिस्टम की IP है 10.02.15। पोर्ट यहाँ पे स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज बाय डिफॉल्ट पोर्ट 80 पे ही उसको बनाया हमने।
कनेक्शन इज टेकिंग टू लॉन्ग टू रिस्पॉन्ड। अच्छा क्या चक्कर है? तो एक बार चेक करना पड़ेगा कि नेट की दिक्कत तो नहीं है सिस्टम की। नहीं आईपी तो मिल रहा है हमें। हमारी है। अच्छा नेट तो काम कर रहा है अभी, नेटवर्क तो ठीक है इसका। सर डेस्टिनेशन पे 80 पोर्ट लिसन में नहीं आया शायद। क्या चीज? डेस्टिनेशन जो सर्वर है अपना, उस पे 80 पोर्ट लिसन में नहीं आया, या फिर फायरवॉल ऑन होगा। नहीं फायरवॉल का तो यहाँ पे चक्कर नहीं है, पर पिंग करके देखेंगे, अगर पिंग में दिक्कत आ रही तो पता चलेगा। पिंग हो या फिर टेलनेट करके देख सकते हैं ना। पिंग भी नहीं हो पा रहा यहाँ पे। अपोजिट साइड भी पिंग करके एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा अच्छा ओके ओके ठीक है, समझ आ गया क्या इशू है। इसको मैंने स्नैपशॉट रिस्टोर किया ना, तो एक दूसरे नेटवर्क पे, दोनों सेम नेटवर्क पे नहीं डाले हुए, स्नैपशॉट में नेटवर्क अलग है इसका, मेरे को उसको शट डाउन करना पड़ेगा। सो नेटवर्क सेटिंग्स में चेंज करूँगा तब होगा। अब इशू नहीं आना चाहिए। दोबारा वही चीज। अच्छा सर्वर हमने शायद बंद किया था, तो एक बार मैं दोबारा सर्वर
एस तो है नहीं, हाँ HTTP है। तो अब देखो यहाँ क्या आ रहा है, डायरेक्टरी लिस्टिंग, ये फाइल है क्योंकि हमने उसी डायरेक्टरी के अंदर सर्वर बनाया, ये फाइल है, मैं यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, सेव फाइल, इसको बंद कर देते हैं। अच्छा, ये तो था कि हमने क्या किया, फाइल बनाई, मैलवेयर क्रिएट किया और डिलीवर कर दिया टारगेट सिस्टम पे। अगर यहाँ पे लेकिन इस समय एग्जीक्यूट हो भी जाता है तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों जानते हो? टारगेट मशीन में सर अपन ने पोर्ट ओपन नहीं किया हुआ है ना। हमने अपने सिस्टम पे कोई पोर्ट ओपन ही नहीं किया, हाँ, टारगेट मशीन तो हमने दे दिया ना, ये हाँ, टारगेट वही मशीन अपन पे। मतलब अपने मशीन पे फोर फोर हाँ, फोर कोई फोर पोर्ट जो ओपन नहीं स्पेसिफिक। किया, और पोर्ट भी ऐसे नॉर्मली अगर मैं ओपन कर दूं तो उससे कुछ नहीं होगा, मुझे मेटास्प्लॉइट के थ्रू करना पड़ेगा ये, तब होगा। ठीक है, तो अपन, हाँ ठीक है, अपन कल करते हैं ये चीज़। तो ये पहला पार्ट हमने किया, ठीक है, हमने क्रिएट कर दिया मैलवेयर। अब हमें लिसन करना है, अपने सिस्टम पे लिसनिंग पोर्ट खोलना है मेटास्प्लॉइट के थ्रू, एंड उसके बाद फिर अपन आगे काम कर पाएंगे।